ट्विटर पर कहीं ना कहीं लोग बहस कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, वो क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना निर्णायक रहेगा। और भारतीय राजनीति में, बहुजन राजनीति में, खाली बहुजन राजनीति और जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो जो अम्बेडकरवादी जो राजनीति है उसको, उसमें उसकी क्या स्थिति होने वाली है, क्या वाकई वो सफल होगी या वो संघर्ष करेगी। इसी मुद्दे पर मैं आज आपके समक्ष मित्रों में आज आया हूं। सवाल मेरा सीधा सा है, आज़ाद समाज पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और अपने स्थान बना रही है, और मुझे कहीं हद तक ये कहना भी गुरेज नहीं होगा कि वह संघर्ष के साथ साथ वह अपना एक बड़ा स्थिति बना रही है, और इस स्थिति को बनाने के लिए वो रात दिन एक भी कर रही है। और आज अलीगढ़ में उसके प्रबुद्ध जन सम्मेलन था, उसमें हज़ारों की संख्या में जो प्रबुद्ध है, इंटेलेक्चुअल है, वो लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या रात दिन एक कर रही है, क्या वो मूवमेंट पर लगातार काम कर रही है। बहन जी के हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और वो बोलती हैं कि बीएसपी भी अब कई अपने जो उसकी रणनीति है, उसका जो कैडर है, उस पर कई बार वो अपने आप को बदलाव कर रही है। लेकिन मैंने जो सवाल आपके समक्ष लिखा है, उस सवाल के मायने आप सभी समझ सकते हैं कि अगर दोनों राजनीतिक पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर होगी वो दोनों के लिए असफलता का ही स्वाद चखाएगी। लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिस तरह से 20 साल बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी मानुष्य या मराठी आवाज, मराठी अस्मिता को लेकर वह एक मंच पर आए, और उनका कहना है कि कोई हमें मराठी भाषा, मराठी अस्मिता को लेकर कोई गुंडा भी कहे तो हम गुंडा बनने को तैयार हैं। अब समझें कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है और ख़ासतौर पे शिवसेना की जो राजनीति है, वह मराठी भाषा को लेकर उसका लगातार बयानबाजी और लगातार संघर्ष, लगातार उसकी जो स्टैंड है वो देखने को हमें मिलता रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं 2005 से 9 तक मैंने वहाँ पर नौकरी करी, और मैं जब कभी वहाँ पर कई बार लोकल ट्रेन में सफ़र करता था और वो देख लेते थे मराठी अगर खड़ा है और वो देखता था कि कोई उत्तर भारत का या बिहार का कोई सामान्य सा मजदूर या कोई वैसा व्यक्ति सीट पर बैठा है लोकल ट्रेन पर, तो वह 2, 3, 4 जो व्यक्ति मराठी होते थे वो अपनी मराठी भाषा में बोलते और उसको गर्राते और उसको डांट लगाते और कई बार तो उसको चाटा रसीद कर देते थे। वो मेरे सामने मैंने कई बार देखा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन मराठियों के अंदर है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि उस स्थान को अगर वहाँ पर कोई सबसे ज़्यादा सक्सेस है तो वह उत्तर भारत का, राजस्थान का, गुजरात का और पंजाब या साउथ का, लेकिन जिसकी ज़मीन है वो आज भी वहाँ पर अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि राज ठाकरे का जो बयान मराठी भाषा को लेकर, उसके बाद में उनके जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे एक चाट पकौड़ी यानी कि फास्ट फूड बेचने वाले एक व्यापारी को किस तरह से मार पिटाई करी, और उसके बाद में वो वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अभी भी वो दौर लौट कर आएगा महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर में मुंबई में, कि जो हिंदी भाषी है और ख़ासतौर पे उत्तर भारत हैं वह इस तरह से पिटते रहेंगे। मैं जो आज आपसे जो कहने जा रहा हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता को लेकर अगर वो एक मंच पर आ सकते हैं तो बहुजन विचारधारा, मान्यवर काशीराम की विचारधारा और उस विचारधारा के तहत क्यों नहीं दोनों एक मंच पर आ जाते। बीएसपी और असपा का विलय होने से किसको फायदा है और किसको नुकसान है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो उभार है उससे कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि बसपा का जो एक
बड़ा कैडर था, बड़ा संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके नाराजगी की बुनियाद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहीं ना कहीं जगह बनाई है, और वो कहीं ना कहीं वो अपने काम में सफल भी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी के पास जाकर, या बहन जी या बहुजन समाज पार्टी से विलय करने की ऐसी कोई रणनीति है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई खबर नहीं है। लेकिन मैं जो आज आपके सामने महाराष्ट्र भाषा, मराठी अस्मिता के सवाल के परिप्रेक्ष्य में आज आपके सामने ये बात जो मैं रख रहा हूं, क्योंकि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे घोर विरोधी, राज ठाकरे आज वहां पर सफल राजनीतिक नहीं है, उसका ना तो कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, और ना ही उनका कोई पार्षद है। लेकिन उसके बावजूद भी वह मुंबई में और महाराष्ट्र में अपनी जो दबंगाई है वो चलाते हैं, और उनकी दबंगाई की जो अठन्नी चवन्नी है वो चलती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको भी जो अपने उस विचार का, मराठी भाषा की जो गुंडाई है उसका उन्हें फायदा मिलता है। अब उसी भाषा, उसी अस्मिता के तहत राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, वह भी मंच पर एक साथ नजर आई। कहना है मेरा, जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसका सीधा सा तात्पर्य है कि क्या आने वाले भविष्य में क्या बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और असपा क्या विलय कर सकती है या नहीं कर, अगर होगा तो किस मायने में होगा, और अगर वो विलय नहीं करते हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मान सकते हैं कि दोनों का विचार एक है, दोनों का जो विचार अम्बेडकरवादी मान्यवर काशीराम साहब का विचार और बहुजन चिंतकों का विचार और जो दलित वंचित समाज है उनका विचार है, उनको सत्ता पर लाना, उनको सामाजिक उत्थान करना, उनके स्वाभिमान सम्मान को आगे लेकर जाना, यही विचार है। अगर दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने ही उसी टारगेट जो मतदाता है वहां तक अगर वो करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा जो सवाल है, ये कई लोग कह रहे हैं कि बेमतलब की बात है, मैंने कहा कि बेमतलब की बात नहीं है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो मैं आपसे कह रहा हूं, मान सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाती है और वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी का अभी उभार हुआ है, लेकिन आज की तारीख में उन्हें किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज उन्हें बेमतलब कह सकते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हो, बहन जी हो, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे बीएसपी के तमाम बड़े लीडर, वो कई बार किसी भी तरह से इशारों में कहें या सीधे अर्थों में कहें, चंद्रशेखर आज़ाद पर वो टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें साफ तौर पर दिख रहा है कि हमारे सामने हमारे वोटों को में जो सेंध कोई लगा सकता है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी है। कि क्या भविष्य में आपको लगता है कि क्या वो विलय हो सकता है, या जिस तरह से हरियाणा के अंदर अजय चौटाला, अभय चौटाला, वो कभी अभी तक एक नहीं हो पाया और उसका नुकसान उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। आप महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक नहीं हो पाए। अभी अस्मिता, दलित मराठी अस्मिता को लेकर वो मंच पर आए, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर इकट्ठा नहीं हुए। और माना ही जा रहा है कि वहाँ पर जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो निकाय है उसका जो चुनाव होने वाला है, उसको लेकर अपने मराठी जो मानुष है उनके वोटों को किस तरह से अपनी तरफ लाया जाए, वो उस पे कहीं ना कहीं ये गोलबंदी है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ही चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी से मिलकर अपनी इस पार्टी का विलय करने की बात कहेंगे। आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा उनका कोई निर्णय होगा। मैं अब आपके समक्ष इसके कई जो लोगों ने इस पर ट्वीट किया है और लोग अपनी बात बोल रहे हैं कि दोनों नेताओं का विजन एक है,
दोनों नेताओं की विचारधारा एक है, तो क्यों नहीं वो एक साथ आते। और लोगों ने जो बात कही है कि वो उस पर उन्होंने कहा कि विलय छोटी पार्टी करती है या बड़ी पार्टी करती है। ये बात सही है कि विलय वह पार्टी करती है जो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी में, वो ठीक है, लेकिन जिसको आप छोटी पार्टी मान रहे हैं वह भी संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि 2027 तक वह अपनी ताकत को बढ़ा लेगी। तो और कहा कि भुआ भतीजी, जो एक शब्द कई बार मीडिया वाले उस शब्द को उठाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दोनों एक बड़े राजनीतिक हैं। खासतौर पे बहन जी ने जो त्याग, बलिदान, संघर्ष जो किया, उसकी तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश में देखी और ना केवल भारत के तमाम राज्यों में देखी, लेकिन पिछले तकरीबन 15 साल से बीएसपी का जो राजनीतिक जो उभार होना चाहिए था, ताकत नजर आनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई है। और ये तमाम सवाल जो हम आपके सामने उठा रहे हैं कि क्या बीएसपी अपने तौर तरीकों को क्या आने वाले समय में बदलेगी, क्या वो कैडर पर विशेष तौर पे काम करेगी जिससे कि वह उत्तर प्रदेश के अंदर अपने वोटरों को लुभा पाए। मैं जो आज आपसे इन सभी सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सवाल के बाद में आपके जो जवाब आएंगे, आपकी जो राय है, वह मायने रखती है कि आज की तारीख में आप क्या सोचते हैं और अगले आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं। मैंने मैं आज के समक्ष जो आपके सामने जो बात रख रहा हूं, क्योंकि दोनों पार्टियां अगर अलग अलग लड़ती हैं और एक ही सेट वोटर के लिए लड़ती हैं तो दोनों पार्टियों का इसमें नुकसान होगा। ये बात जो बहुजन चिंतक है, बहुजन राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, वो बात सही कह रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन बड़ा दिल करता है, कौन झुकता है, या किसको विलय करने के लिए पहले वो कहता है कि मैं अपने समाज के लिए बलिदान करना चाहता हूं। लेकिन कई बार देखा ये जाता है कि राजनीति में सिद्धांत और विचार और समय और तात्कालीन स्थिति के अनुसार इन जो नेता हैं वो निर्णय लेते हैं। ये अब आपके सामने हम इसको छोड़ देते हैं।